नमस्कार मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रविशंकर प्रसाद जी से आपको संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपसे बातचीत करना आवश्यक लगा, इसलिए आपको 12:30 बजे आग्रह किया आने के लिए। आज नीति आयोग की बैठक हो रही है और नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। उसमें ममता जी हैं, उसमें तमिलनाडु के स्टालिन हैं, उसमें तेलंगाना के राव साहब हैं, उसमें हमारे बिहार के स्वनामधन नीतीश बाबू हैं और दिल्ली और पंजाब के अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब हैं। मुझे ऐसा बताया गया है कि गहलोत साहब शायद स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ रहे हैं। क्या सच्चाई है तो उनकी तरफ से बताया जाएगा, लेकिन उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के बाकी मुख्यमंत्री कितने आते हैं वहां देखा जाएगा। नीति आयोग देश के विकास, देश की योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यह नीति आयोग की 8वीं मीटिंग है। इट इज गोइंग टू बी द 8th मीटिंग ऑफ द नीति आयोग जनरल काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। आज मैं इसके विस्तार से जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण विषय पार्टी की ओर से रखना चाहता हूं। इन तमाम विपक्षी पार्टियों का हमारे ऊपर आरोप क्या है कि हम संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इनमें से कई पार्टियों ने पहले सीएजी का विरोध किया था, चुनाव आयोग का विरोध किया था, सीईसी का विरोध किया था, भारत की चुनाव प्रक्रिया का विरोध किया था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी, बाद में माफी मांगना पड़ा था उनको। तो ये तमाम पार्टियां देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं की खुलेआम आलोचना करती हैं। उनको लायक निर्णय हुआ तो ठीक, उनके लायक निर्णय नहीं हुआ तो बेठीक, ये उनकी सोच रहती है। नीति आयोग भी देश के शासन के नीति निर्देशक तत्वों के निर्धारण के लिए एक ही बहुत बड़ी संस्था है। नीति आयोग is an important body for determining the entire objective, policy, framework and the roadmap for development of the entire country. इसीलिए गवर्निंग काउंसिल में बैठक में प्रधानमंत्री प्रिजाइड करते हैं, बाकी वरिष्ठ मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री आते हैं, ताकि मुख्यमंत्री की सलाह, केंद्र की चर्चा, यह संवाद से निर्णय ठीक हो और जमीन पर लागू किया जाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8वीं गवर्निंग काउंसिल के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं। 100 issues are proposed to be debated in the 8th governing council. अब आप इतनी संख्या में मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो यहां जो निर्णय लिए जाएंगे तो अपने प्रदेश की जनता की आवाज आप नहीं ला रहे हैं, तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? ये निर्णय तो बंगाल के लिए भी होगा, ये निर्णय तमिलनाडु के लिए भी होगा, ये निर्णय बिहार के लिए भी होगा, ये निर्णय दिल्ली और पंजाब के लिए भी होगा, आदि आदि। तो इसका मतलब क्या है? ये बात
पार्टी की ओर से हम बहुत गंभीरता से उठाना चाहते हैं कि मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे? संसद के शिलान्यास में आप नहीं आएंगे, उसके उद्घाटन में आप नहीं आएंगे। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता बढ़ी है, उस पर भी टीका करेंगे। आप कोरोना काल में भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सेवा कर्मियों के द्वारा जो इतना बड़ा काम हुआ, डॉक्टर, एम्बुलेंस चलाने वाले और बाकी कंपाउंडर्स, नर्सेज, मोदी जी ने उनको सिर्फ एक रास्ता दिखाया, काम तो उन्होंने किया ना। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, भारत का वैक्सीन बना, ऑक्सीजन आया, आपने उसकी भी खिल्ली उड़ाई। और अब तो इससे तो आपके सीधे आपके प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली है, क्योंकि उनके महत्वपूर्ण मुद्दे जो 100 चर्चा होने वाले हैं, उसके बारे में आपके यहां का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी। फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं, अब आप भी शिकायत करेंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछली जो 7 मीटिंग हुई, उसमें जो फैसले हुए, उसका क्या क्या असर हुआ है। अब स्टेट डेवलप ए मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट मॉडल, अर्बन प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग, अर्बन एम्प्लॉयमेंट इत्यादि इत्यादि। आपको जानकर खुशी होगी कि इसका फायदा क्या होता है। ये हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी के प्रमोशन करना था प्रदेश के विकास, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। आज 2530 सिटीज ने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। यह निर्णय हुआ था इसी गवर्निंग काउंसिल में। तो 30 राज्य और यूनियन टेरिटरी के 2530 सिटीज में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम आज अडॉप्ट हो गया है। पहले बिल्डिंग परमिट लेने में आपको कितनी श्रम और सेवा दोनों करनी पड़ती थी, हम दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताने की जरूरत नहीं समझते। आज 10 स्टेट में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी आ गई है, अर्बन डिजिटल मिशन आ गया है। अब फाइनेंशियल रैंकिंग ऑफ सिटीज फाइनेंस रैंकिंग पोर्टल मेड लाइव ऑन 20 मार्च 230। अब ये जो गति शक्ति पोर्टल है, इससे अर्बन गवर्नेंस को एक साथ लाया गया है। आपको मालूम है कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा होने वाले हैं। आपने सुना होगा, याद होगा आपको। तो इन चीजों में राज्यों में और केंद्र में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के लिए, 5G के लिए क्लियरेंस जल्दी होनी चाहिए, यह पहले फैसला हुआ था। आज टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 को 17 अगस्त 22 को अमेंड कर दिया गया फास्टर क्लियरेंसेस के लिए। गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, जहां राइट ऑफ वे आप जानते हैं कि अगर कोई आपका कम्युनिकेशन का इंस्टॉलेशन होने वाला है तो उसके लिए राइट ऑफ वे प्रायोरिटी में मिलना चाहिए, वरना हर जगह परेशानियां होंगी, कई जगह क्लियरेंस लेना पड़ेगा। भारत नेट 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में लाने की बात थी। आपको जानकर खुशी होगी कि मार्च 23 तक 6.2 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर 1,96,000 ग्राम पंचायत में ले हो गया है। 2.5 लाख करना है, लगभग 2 लाख हो गया। और 1.85 लाख जीपीज आर सर्विस रेडी ऑन OFC। बाकी 4,702 सैटेलाइट मीडिया पर जुड़ गए हैं। तो जब फैसले होते हैं और नीचे इंप्लीमेंट होते हैं तो फायदा क्या होता है, ये हम बताना चाह रहे हैं। और फिर प्राइवेट एंटिटी जो रेगुलर लाइसेंसी नहीं है, उनको भी रजिस्ट्रेशन के लिए अवसर दिया गया चर्चा करके, और उनमें भी लगभग 86 रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब ये जो रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, कि आपके यहां संस्था कैसा काम कर रही है हायर एजुकेशन में, ये फैसला हुआ था। अब आप देख लें कि
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी लाने की बात हुई थी। NIRF पोर्टल को खोला गया था और आज देश के 67 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 64 ने अप्लाई किया है कि हमको भी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लाया जाए। तो जब ये फैसले होते हैं तो जमीन पर कैसे आते हैं ये आपको हम बताना चाहते हैं। फिर एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफाई करने के लिए निर्णय करने की बात थी। तो आज स्टेट्स जो हैं वो एग्रो इकोलॉजिकल जोन के लिए काम कर रहे हैं। स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ताकि क्लस्टर बना करके एग्रीकल्चर के इलाके को और आगे बढ़ाया जाए। फिर आपको FPO टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो ये भी काम बहुत तेजी से चला है। एक्सपोर्ट ऑफ कलर्ड कैप्सिकम, चेरी टोमेटो, ब्रोकली टू अरब कंट्रीज एंड ग्रीन चिली एंड ओका टू यूरोपियन कंट्रीज हैव बीन अंडरटेकन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसानों का एक्सपोर्ट होगा तो उनको फायदा मिलेगा। फिर एक और पहले हुआ था कि G20 की प्रेसिडेंसी का फायदा उठाए सारे राज्य सरकार। आपको मालूम है G20 मीटिंग 59 सिटीज में हो रही है। अभी कश्मीर में कितना ऐतिहासिक मीटिंग हुई। लोकल प्रोडक्ट को उसका उपयोग किया जाए G20 में, तो जन भागीदारी वगैरह किया जाए, तो ये सब हुआ। GST कलेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए पिछली जनरल काउंसिल में मीटिंग हुई थी, उसमें लगा जाए। उसका फायदा क्या हुआ? अप्रैल 2023 में 1,87,035 करोड़ रुपए GST में कलेक्ट हुए हैं। कल भी मैंने कहा था, द GST कलेक्शन इन अप्रैल has been to the highest amount ever till date of 1,87,035 crore। तो अब नेशनल करिकुलम की हमेशा बार बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसका रिव्यू होना चाहिए, तो उसके लिए भी कंसल्टेशन मीटिंग हुई है, एक्शंस टेकन है। अब स्कूल में एक नया कार्यक्रम बनाया गया, विद्या प्रवेश। बच्चे स्कूल में आए, उनका स्वागत किया जाए, उनको प्रेरणा दी जाए। और इसमें लगभग 8.7 लाख स्कूलों के 1,81,00,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। नो प्रॉक्सी स्कूल टीचर, ये निर्णय हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण। और आपको जानकर खुशी होगी कि 35 राज्यों ने कार्रवाई शुरू की है और 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी ने अपने शिक्षकों का पूरा फोटोग्राफ लगा दिया है स्कूल के ऊपर कि यहाँ क्या कौन कौन शिक्षक हैं, उनकी ये तस्वीर है, ताकि कोई प्रॉक्सी शिक्षक ना आए। आपको मालूम है सच्चाई थी। बाकी हायर एजुकेशन में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल सेटअप किया गया है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सेटअप किया गया है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और ये सब के कारण अभी तक कई लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है। स्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से स्वयं कोर्सेज शुरू हुए हैं, इंडस्ट्री के साथ मिलकर के बाकी हुआ है। ये मैंने आपको थोड़ा विस्तार से लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताया कि गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग होती है नीति आयोग की, उसमें महत्वपूर्ण चर्चा होती है, महत्वपूर्ण फैसले होते हैं जो जमीन पर इंप्लीमेंट होते हैं। The reason as to why these facts were conveyed to you, that Niti Aayog is a very important forum to have a wide-ranging consultative process between the center and the state and union territories. With the Prime Minister presiding and the Chief Ministers participating, many larger issues are flagged and starts getting implemented on the ground. ये मैंने आपको बताया। तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं जहां 100 विषय चर्चा होने वाली है? क्या परेशानी है इनको? आपके लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध करने का बहुत अवसर मिलेगा, आप जाइए विरोध करिए, लेकिन अपने प्रदेश की जनता का अहित क्यों कर रहे हैं आप? अभी तो चुनाव में लगभग 1 साल देरी है ना, लड़िएगा। लेकिन ये जब 8वीं गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग है,
जिसमें 100 विषय पर चर्चा होने वाली है और इन चर्चाओं से फायदा होता है, तो उसमें भी इस तरह करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत गैर जिम्मेदारना है और ये बहुत जन विरोधी है। On behalf of the party, I would like to stress with all the emphasis at my command that this decision to boycott the meeting by 8 chief ministers, that's what we have learned, is totally irresponsible and is also against the public interest and interest of the people they govern in their states. ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो ये विषय था, हम इसकी एक लिखित प्रति आप सबों को दे देंगे विस्तार के लिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण था, तो हमें लगा आपको बताना चाहिए, पार्टी का स्टैंड रखना चाहिए और आपके माध्यम से देश को बताना चाहिए। धन्यवाद। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। नीतीश बाबू को पहली बार बायकॉट कर रहे हैं क्या? अब आपने, मैं आज किसी व्यक्तिगत पर टिप्पणी करने के मूड में नहीं था। नीतीश कुमार जी द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में आए थे क्या? नीतीश कुमार जी 7वीं मीटिंग में आए थे क्या? तो मैं फिर कहूंगा, नीतीश कुमार जी आप मुख्यमंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो राजनीति आप अलग से करिएगा। आपको आने में क्या परेशानी है, ये तो सवाल है। रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। ऐसा है, ऑर्डिनेंस के बारे में अलग से बातचीत होगी। अगर वो अपने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बदसलूकी करेंगे, अगर दिल्ली भारत का कैपिटल है ना, तो मैं अब दिल्ली का विषय मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूं, सिर्फ एक कमेंट करूंगा। दिल्ली सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, दिल्ली देश की है। यहां राष्ट्रपति भवन भी है, यहां संसद भी है, यहां प्रधानमंत्री का निवास है, यहां हर राज्यों का अलग अलग निवास है, विदेशी मेहमान यहां आते हैं। तो दिल्ली को सिंपल एक छोटा शहर बताना ये उचित नहीं होगा। भारत के संविधान में इस बात की पूरी व्यवस्था है। और एक बात मैं और कहूंगा, क्या हो वॉशिंगटन, क्या हो पेरिस, क्या हो लंदन, क्या हो ऑटोवा, हर जगह कैपिटल के बारे में एक विशेष व्यवस्था, क्या हो बर्लिन, हर जगह विशेष व्यवस्था है। तो जहां तक बात है ऑर्डिनेंस की, तो घूम ही रहे हैं विरोध करने के लिए, उसका भी अलग रखिएगा। लेकिन दिल्ली के लिए जो इस गवर्निंग काउंसिल में अच्छी बैठक चर्चा होगी, उसमें क्यों नहीं आते आप? और कोई? जी। इसके पीछे आलोचना नहीं है, इसके पीछे भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चिढ़ है। दिस कमेंट इज नॉट बोर्न आउट ऑफ एनी पर्टिकुलर जेन्युइन कंसर्न, बट स्टेम्स फ्रॉम ए हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी इन जनरल, इन पर्टिकुलर एंड बीजेपी इन जनरल। तो इसका हम क्या करें? और ये बात मैंने कल कही थी, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आजाद भारत में एक नई संसद भारतीयों के द्वारा क्यों नहीं बननी चाहिए? नीतीश बाबू भी एमपी रहे हैं, हम भी एमपी हैं, आज वहां जगह की कमी है। और कल भी कहा था 2026 के बाद देश में सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है आबादी के मुताबिक, अभी तक उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बैन है। तो आप सबों ने देखा है कि वहां सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी का भी भाषण होता है तो अलग से कुर्सी लगानी पड़ती है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसलिए आजाद भारत में भारतीय अपने लिए
लोकसभा क्यों नहीं बना सकते, पार्लियामेंट क्यों नहीं बना सकते, बड़े सवाल है। नीरज पांडे, एबीपी। नहीं, इसका बड़ा पुराना इतिहास है। नरसिंहा राव जी एटम बम फोड़ना चाहते थे, हिम्मत नहीं कर पाए। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने हिम्मत दिखाई तो परेशानी है। कांग्रेस पार्टी के ए के एंथोनी ने कहा था कि हम चीन से अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए हम सरहद पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, सड़क और पुल। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई। बाकी लोगों ने आतंकवाद सहते रहे, उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पाए। मोदी जी ने उरी में किया और बालाकोट में किया। तो परेशानी उसके कारण है। तो हम क्या करें? आज तो अच्छा लगता कि जैसे कांग्रेस कहती है ना, कोई भी नया प्रस्ताव लाइए, तो कांग्रेस का जवाब क्या होता है? हमने 1955 में ये सोचा था, है ना, तो अच्छा है सोचा था। तो आप यही तो कह देते कि नई संसद तो हम ही ने सोचा था, हम भी मान लेते। आज तो आप संसद का ही खिलाफत कर रहे हैं। ये बड़ी सवाल है। That's all. Well, I would like to gently remind Mr. Yechuri that the leftist, almost hostile reaction against India's spiritual and classical traditions remains the same even today. We are very proud of these traditions of India. And I would recommend Mr. Yechuri, he has been an MP in the Rajya Sabha. I don't know whether he ever came to Lok Sabha or not. He must read the various shlokas engraved in the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Many of them are in Sanskrit. Many of them are from Vedas. Mr. Yechuri, when you are part of the UPA, you ought to have forced their removal? No. India's traditions are important. Indian democracy is important. And our tradition blend well with democracy also. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, हाँ रख दी, एक कॉपी हमको दे दीजिए। अभी दे दो। रखो भाई।